any question, please do not hesitate. You should ask me, you should interrupt me and ask me that question. क्यों बोलता हूँ मैं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो, ये जो undo कमांड है ना, undo कमांड सभी को मालूम है? undo कमांड, ये जो undo कमांड है ये MS ऑफिस में, लाइफ में नहीं है। क्या मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर में कुछ गलती करें तो आप undo बटन दबा के उसको रिवर्स कर सकते हैं। लाइफ में undo कमांड नहीं है, यानी कि अगर लाइफ में आप एक बार मौका चूक गए तो कोई ऐसा बटन नहीं है कि आप उसको दबाओ और वो मौका आपके सामने दोबारा से खड़ा हो जाए। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई सवाल आता है, पूछ लीजिए, क्योंकि undo बटन नहीं है। एक किस्सा बताता हूँ, फिर आगे शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मेरा दुबई में एक प्रोग्राम था और जिन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने कहा कि सर बी माय गेस्ट, स्टे विद मी, एंड सो आई स्टेड विद हिम। उनके घर में ठहरा दुबई में। अगले दिन सुबह हम लोग निकल के जाने लगे प्रोग्राम देने के लिए। तो जब हम निकलने लगे तो मैंने देखा, जैसे मैं बाहर दरवाजे के पैर रखा तो मैंने देखा उनका एक 8 साल का बच्चा भगवान के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो। हे भगवान, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो। हे भगवान, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो। अब ये उस बच्चे के शब्द मेरे कान में पड़े तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं उस बच्चे के पास गया और मैंने बोला, बेटा क्या बात है, क्या बोल रहे हो? हे भगवान, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दे, क्या बात है, पॉलिटिक्स में आने का प्लान है? तो बच्चा बोलता है, अंकल पॉलिटिक्स में आने का कोई प्लान नहीं है। दरअसल बात यह है कि कल मेरा एग्जाम था और एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि हिंदुस्तान की राजधानी क्या है और मैं दुबई लिख के आया हूँ। तो अब देखो, अगर मौका चूक गया तो फिर कितनी भी प्रार्थना करो, दुबई हिंदुस्तान की राजधानी होने वाली हो जाए तो अच्छा, पर होने वाली नहीं है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वैल्यू और वैल्यूएशन क्या है। तो कैन समबडी टेल मी व्हाट इज वैल्यू? व्हाट इज वैल्यू? आपके हिसाब से वैल्यू क्या है? एनीवन, यू कैन मेक अ गेस। व्हाट इज वैल्यू? एनीवन? Very good. The price that I'm willing to pay for something is value. Okay, very good. Got it. अब देखो, मेरी कोशिश ये है प्रोग्राम में कि मैं आपको ये सारा वैल्यूएशन इतने सिंपल शब्दों में समझा के जाऊं कि कल को आपको आपकी खुद की कंपनी का भी वैल्यूएशन करना हो तो आप बड़ी आसानी से कर पाए। दिस इज व्हाट इज माय एंडिवर। ओके, एंड व्हाट इज वैल्यूएशन? व्हाट इज वैल्यूएशन? Opinion about value. To decide the value. To decide the value. Okay, very good. To decide the value. What else? What else? What is valuation? Opinion on value. Opinion on value. Very good. And why do we do valuation? क्यों करते हैं valuation? Find the intrinsic strength of the company. To find intrinsic strength of the company. And let me tell you, friends, please give them a big round of applause to everyone those who answered this question. Very well. अब देखो, बहुत सिंपल है. What is value? Very simple. Utility of an asset is value. Yes or no? What is value? Utility of an asset is value. अगर एक एसेट की यूटिलिटी है तो उसकी वैल्यू है, अगर एक एसेट की यूटिलिटी नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। रास्ते में पत्थर पड़ा है, सालों से पड़ा है, सदियों से पड़ा है और रास्ते में पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक दिन उधर से एक मूर्तिकार गुजरा और उस मूर्तिकार की निगाह उस पत्थर के ऊपर पड़ी और उसको लगा, अरे यार, ये पत्थर तो बहुत जबरदस्त है, इसमें से तो भगवान की मूर्ति निकाली जा सकती है। और उसने क्या किया? उसने उस रॉक को उठाया, अपने घर पे ले गया और उस रॉक को चिजल आउट किया और उसमें से भगवान शंकर की एक बहुत सुंदर मूर्ति निकाली। अब उसकी वैल्यू है, यस और नो? राइट, बिकॉज व्हाई? बिकॉज नाउ द सेम रॉक which earlier had no value, now today everybody would like to have that statue of Shiva in his house, and that is the utility. So please remember, very simple, what is value? Value is utility. अगर आपको आपके बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ाना है तो सबसे पहले चीज आपको क्या करनी है? आपको अपने बिजनेस की सिंपल, वेरी सिंपल, इट इज एज सिंपल दैट। और जितनी ज्यादा आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, यूटिलिटी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 2, व्हाट इज वैल्यूएशन? वैल्यूएशन इज वेरी सिंपल। वैल्यूएशन का मतलब क्या है? वैल्यूएशन का मतलब है टू क्वांटिफाई यूटिलिटी ऑफ एन एसेट in terms of
मनी एंड दैट इज वैल्यूएशन। आर यू विद मी एवरीबॉडी? तो वैल्यूएशन का मतलब क्या है? वैल्यूएशन का मतलब यह है कि एक एसेट है, उसकी वैल्यू है, उस वैल्यू को क्वांटिफाई करना इन टर्म्स ऑफ मनी इज वैल्यूएशन, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। The third question, why do we do the valuation? And remember, the answer, of course, is very simple. We do the. Will somebody like to take a guess once again? Why do we do the valuation? क्यों करते हैं valuation? Anyone? And the answer, of course, is very simple. We do the valuation because we have to take a decision. Are you with me, everyone? So what is value? Value is utility. What is valuation? Valuation is quantifying the utility in terms of money. And why do we do valuation? We do valuation because we have to, everybody, we have to, can't hear you, we have to take a decision, isn't it? Will you ever do valuation of an asset जिसके बारे में आपको कुछ करना नहीं है? करोगे क्या? आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन कब करोगे? आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन तब करोगे जब या तो आपको उस कंपनी को खरीदना है या फिर आपको उस कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, राइट? इजंट इट? एंड दैट इज व्हाट इज वैल्यूएशन। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू वी डू द वैल्यूएशन? कैन वी हैव दिस बोर्ड शिफ्टेड इन द मिडिल प्लीज? इज दैट पॉसिबल? Otherwise some of you would be able to see and some of you will not be able to see. I think you can help me out. Sure, please. No worries, no worries. Is that right? Thank you, thank you, thank you. Okay, so are you able to see it? अब हम समझ के लेंगे कि वैल्यूएशन करते कैसे हैं। और मैं आपको बताऊं कि लोगों को लगता है कि वैल्यूएशन बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे सिंपल कोई चीज करने के लिए तो वो है वैल्यूएशन। और याद रखिए कि लाइफ में हम कोई भी डिसीजन लें, विदाउट वैल्यूएशन वी कैन नॉट टेक अ डिसीजन। We may not be doing an exercise on a piece of paper or in computer whenever we take a decision, but we would definitely do it in our mind before we take any decision in our life. So what are the approaches or the methods for doing valuation? By the way, मैं आपको बताऊं कि valuation के ऊपर मेरा 50 घंटे का प्रोग्राम है। So there is a workshop of 50 hours that I do covering all aspects of the valuation. And what I'm trying to cover in this next 20-25 minutes is to give you a gist of as to what is valuation. And please remember, undo command खाली MS Office में है और लाइफ में नहीं है। क्या मतलब है कि अगर कोई सवाल दिमाग में आए तो जरूर पूछ लेना। So how do we do the evaluation? So number one, we need to understand what are the approaches for doing valuation. यानी कि अगर आपको किसी कंपनी का वैल्यूएशन करना है, किसी एसेट का वैल्यूएशन करना है, किसी इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन करना है, किसी टेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन करना है, किसी इंटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन करना है, जब भी आपको वैल्यूएशन करना है तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अप्रोचेस को यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ 3 अप्रोचेस। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर आपको वैल्यूएशन में एक्सपर्ट होना है तो आपको क्या समझना है? ओनली 3 अप्रोचेस। और मैं आपको बताऊं कि आप दुनिया में कहीं चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, रशिया चले जाओ और कहीं भी चले जाओ, पूरी दुनिया में वैल्यूएशन के ओनली 3 अप्रोचेस हैं। और वो अप्रोचेस कौन सी हैं? सबसे पहली अप्रोच है और उसको बोलते हैं मार्केट अप्रोच। क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? क्या बोलते हैं? मार्केट अप्रोच। सेकंड अप्रोच दैट यू हैव फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, इट इज नोन एज इनकम अप्रोच। Income approach. And the third approach, this is, thank you so much, this is really nice. The third approach that you have, it is known as cost approach or it is known as asset approach. And please remember, no rocket science. No rocket science कि मार्केट अप्रोच को मार्केट अप्रोच क्यों बोलते हैं, इनकम अप्रोच को इनकम अप्रोच क्यों बोलते हैं, कॉस्ट अप्रोच को कॉस्ट अप्रोच क्यों बोलते हैं। No rocket science, it is very simple. When you are trying to do valuation of an asset or a company or an instrument or a liability or intangible or tangible asset, जब आप किसी एसेट का वैल्यूएशन कर रहे हैं और उस वैल्यूएशन के लिए जो इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं, that information relates to the market. So you are trying to do the valuation of an asset based on the information that relates to market, and that is known as market approach. And then you got income approach. Why? What is income approach? जब आप किसी एसेट का वैल्यूएशन कर रहे हैं
और आप इनकम को यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वैल्यू ऑफ दैट एसेट, इट इज नॉन एज income approach. And when you are using the cost that you have incurred in acquiring that asset, and that is known as cost approach. It is really as simple as that. So everybody together, please tell me. First approach, say it louder. First approach, second one, and third one, cost approach. अब let us understand one by one कि market approach का क्या मतलब है और income approach का क्या मतलब है और cost approach का क्या मतलब है. अब देखो, मार्केट अप्रोच में अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल होके बताता हूं कि देयर इज एन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, Ind AS 113, एंड दिस Ind AS 113 टॉक्स अबाउट फेयर वैल्यू मेजरमेंट. फेयर वैल्यू मेजरमेंट. तो ये जो Ind AS 113 है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को यहाँ मालूम होगा Ind AS 113. तो ये जो Ind AS 113 है, इट टॉक्स इन टर्म्स ऑफ 3 लेवल्स ऑफ इनपुट. यानी कि जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो आपको 3 लेवल हैं इनपुट के जो आपको यूज करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन. पहला है उसके हिसाब से क्या है, लेवल 1. लेवल 1 क्या कहता है? लेवल 1 कहता है कि जिस एसेट का वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, अगर वो एसेट किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि उस स्टॉक की जो कोटेड प्राइस है, दैट बिकम्स वैल्यू ऑफ दैट एसेट. एवरीबॉडी, so that is your level 1 input, and that is market approach, and that means quoted price. That is quoted price. Then you have something which is known as, so I would say, quoted price, and then you got a second one, and the second one is known as, because it can happen. What can happen? Because every company that you want to value is not listed. हर एक कंपनी जो आप परचेज करना चाहते हो उसकी लिस्टिंग नहीं है. हर एक एसेट जो आप परचेज करना चाहते हो या वैल्यू करना चाहते हो वो लिस्टेड नहीं है. Then what you do? Then you have a method which is known as CCT, comparable comparable transaction method, CTM, comparable transaction method. क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप let's say for example आप पूना में नए आए, है ना, और आपको विमान नगर में घर खरीदना है और आपको एक 3 बेडरूम का घर खरीदना है और आपने घर आइडेंटिफाई भी किया कि ये घर अच्छा है. अब सवाल ये है कि आपके मन में ये आएगा कि ये इसकी मैं क्या प्राइस करूं, क्या प्राइस पे करूं, यानी कि इसकी मैं क्या इसका वैल्यूएशन क्या है. सो हाउ विल यू फाइंड आउट? जिस सोसाइटी में आपने घर पसंद किया है, आप वो सोसाइटी के बाहर जाएंगे, वॉचमैन से बात करेंगे, बाहर जो टपरी वाले उनसे बात करेंगे, सिक्योरिटी वाले से बात करेंगे और आप उनसे पूछेंगे कि यार ये जो बिल्डिंग है ना, इसमें घर कितने का मिल सकता है. Then somebody will tell you, सर मैं बताता हूँ, 3 दिन पहले एक आदमी ऐसे को बोल रहा था कि उसने उसका घर बेचा है 3 बेडरूम का और वो घर के उसने 2 करोड़ रुपए लिए हैं. Now you got the value of that flat that you are wanting to purchase, yes or no? And what is the value of that house is 2 crore. And how did you arrive it? Based on the comparable transaction method. यानी कि जब आप वैल्यूएशन फिक्स करने के लिए एक ट्रांजैक्शन को कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं, दैट इज नॉन एज कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मेथड. उसके बाद में, सो दिस इज नॉन एज L1, लेवल 1 इनपुट, दिस इज नॉन एज लेवल 2 इनपुट. अब सवाल ये है कि बहुत सारी कंपनियां, and I'm sure this question must be coming in the minds of every one of you. सभी को मालूम है कि कितनी सारी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो कि लॉस कर रही हैं, और लॉस करने के बावजूद भी उनके जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं, राइट. एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लकी लोग बैठे होंगे यहाँ पर जिन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया होगा, है ना, और बहुत सारे लकी लोग बैठे होंगे जिन्होंने इंडियन LIC में भी इन्वेस्ट किया होगा और आपको मालूम है कि आज तक भी उनकी प्राइस IPO लेवल तक नहीं पहुंची है. पेटीएम है, स्विगी है, जोमेटो है, so many companies are there. So now the question that comes to mind is कि why these companies, despite the fact that they are incurring losses for years altogether, despite that fact, how is that they are getting positive value? And please remember, the reason behind, of course, is very simple, no rocket science. What is value? Everybody, what is value? Utility, right? So utility of an asset is the value. So Zomato है या Paytm है या और कोई कंपनी है जो लॉस कर रही है, why are they getting positive value?
despite the fact they are incurring losses, because these companies, remember, are not there for a month or for a year or for 2 years. These companies are for infinity. Which means what? Which means today they are making losses, but going forward for the years altogether, the same companies will be making profits, right? So the profit that they will make in future, discounted value of the cash that these companies will generate in future, is the utility of this company. Yes or no? Right? तो जब आप जोमेटो का वैल्यूएशन करने जाएंगे, पेटीएम का वैल्यूएशन करने जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि फ्यूचर कैश फ्लोज को अगर अकाउंट फॉर करें तो आज की तारीख में ये कंपनी का जो वैल्यूएशन वो पॉजिटिव है, एंड दैट इज योर इनकम अप्रोच. इसको क्यों बोलते हैं इनकम अप्रोच? बिकॉज कैश फ्लो इज व्हाट? कैश फ्लो इज नथिंग बट इनकम. तो अंडर द इनकम अप्रोच देयर आर टू मेथड्स. नंबर वन इज नॉन एज income capitalization method, and number two is known as discounted cash flow method. अब देखिए दो रॉकेट साइंस पहुंच गए. इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड को इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं? सिंपल सी बात है कि अंडर दिस मेथड आप क्या करते हो, वो जो कंपनी जिसका आप वैल्यूएशन करना चाह रहे हो, उस कंपनी की पास्ट की क्या इनकम है, 5, 6, 7 साल की क्या इनकम है, उसका एवरेज निकालते हो और उस एवरेज को नॉर्मलाइज करते हो, और आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, उसके बेसिस पे आप उसको कैपिटलाइज करते हो, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ existing company which has been in existence for many years and making profits. Now what happens? It is not possible every time that you have to do the valuation of a company which is in existence for years altogether. Sometimes you have to do the valuation of a company which is a startup, or it has been in existence for few years. Now how do you do the valuation of this company? So you will do the valuation of this company by using discounted cash flow method. यानी कि आपको पेटीएम का वैल्यूएशन करना है, आपको आईआरसीटीसी का वैल्यूएशन करना है, आपको डीमार्ट का वैल्यूएशन करना है, और आपको एनी ऑफ दीज स्टार्टअप का वैल्यूएशन करना है. तो आप उनकी पास्ट इनकम नहीं देख सकते क्योंकि है नहीं. तो आपको कैसे वैल्यूएशन करने को आएगा? आपको वैल्यूएशन करने को आएगा बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर इनकम. सो आप क्या करोगे? उस कंपनी का फ्यूचर इनकम प्रोजेक्ट करोगे, एंड यू विल डिस्काउंट दैट फ्यूचर कैश फ्लो एंड बेस द एग्रीगेट वैल्यू, यानी कि जो भी आपने उसका डिस्काउंटिंग कैश फ्लो को डिस्काउंट करके जो टोटल आपके हाथ में आया, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट कंपनी. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड? वेरी सिंपल, बिकॉज हाउ आर यू फाइंडिंग आउट द वैल्यूएशन? You are finding out the valuation of this company by doing the discounting of the future cash flow, and that is why it is known as discounted cash flow method. Okay, and then finally what you have is the cost approach. Under the cost approach, there are many methods, but I will talk to you about two of them. One is known as book value method. Book value का मतलब है बहुत सिंपल. बैलेंस शीट उठाओ और बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं उसका टोटल लो, उसमें से लायबिलिटीज को टोटल को माइनस करो, या जो नेटवर्क का फिगर है वो उसको उठा लो और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो. व्हाट यू गेट इन योर हैंड इज बुक वैल्यू मेथड, यानी कि आपके हाथ में कंपनी की वैल्यू आ गई, व्हिच इज नोन एज बुक वैल्यू. सेकंड मेथड व्हिच इज नोन एज इज एडजस्टेड बुक वैल्यू मेथड. Adjusted book value method. Now what is adjusted book value method? Now please pay attention, is very simple. आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने प्लान डाला 50 साल पहले, और 50 साल पहले आपने लैंड खरीदी, और वो आपने लैंड खरीदी 1 करोड़ की. अब अगर आप इस कंपनी का बुक वैल्यू निकालना चाह रहे हैं आज की तारीख पे, उस कंपनी का जिसकी लैंड आपने 50 साल पहले 1 करोड़ में खरीदी थी, और उस लैंड की वैल्यू आज की तारीख में 100 करोड़ है, तो अगर आप बुक वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? 1 करोड़ की वैल्यू लेनी चाहिए लैंड की, कि 100 करोड़ लेनी चाहिए जो कि आज की करंट मार्केट वैल्यू है 100 करोड़, राइट? सो आप क्या करेंगे? बुक वैल्यू मेथड. जब आप एक्चुअल वैल्यू जो है वो लेते हैं, दैट इज नोन एज adjusted book value method. And no rocket science again, please remember. Why do you call it adjusted book value? Because how are you driving the value? You're driving the value by adjusting the book figures, and that is why it is known as adjusted book value. मुझे मालूम है कि लंच आपका वेट कर रहा है, डिनर आपका वेट कर रहा है, और मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा. अभी इस पर आपका कोई क्वेश्चन था जरूर मुझसे पूछ लीजिए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी. Sir, you have made it crystal clear.
You said level 3, which is the third level? Okay, so third level is the discounted cash flow method. So the third level says Ravi कि अगर आपके पास में quoted price नहीं है, अगर आपके पास में comparable company भी नहीं है, तो how do you do it? Then you use the discounted cash flow method. So the level 3 is discounted cash flow method, and that is where you build your own input and use that for the purpose of valuation. Yes, sir. Financial statements of the company, many of times, like we see in the changes of equity schedule, there is one entry like fair value changes or other comprehensive income. Yes. The positive and negative movement in that particular entry. Correct. On basis actually they arrived at it value. बहुत बढ़िया. Please join your hands. Give him a big round of applause. Very good. बहुत बढ़िया sir. तो देखिए now today if your company is listed, right, or if your company is in the process of getting listed, doesn't really matter in India or outside India, or if your company is a subsidiary or a holding company of a company which is a listed company, or the net worth of your company is more than 50 crores, even if you are not listed, India is the accounting standards which become applicable to you. Indians are based on the fair value. So that means what? That means you as an entity to whom Indians have become applicable, you have to do your financial reporting based on the fair value. So जब आप आपकी अकाउंटिंग करोगे, जब आपकी बैलेंस शीट ड्रॉ करोगे, तो जो भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, you cannot take those values at the historical price. You will need to fair value them, and depending on उसकी fair value बढ़ गई कि fair value कम हो गई, जो net effect होगा, that will come at the statement of changes in the equity. That is only other comprehensive income or other comprehensive loss, like whatever changes in the Absolutely. Whatever changes in terms of the fair value, that would reflect in the statement of changes in the equity. Sir, Yeah. what will be the discounting rate? बहुत बढ़िया सवाल. Please join your hands and give them a big round of applause. अब देखो मैं आपको बताऊं कि डिस्काउंटिंग रेट क्या होनी चाहिए. इसके ऊपर पूरा वन डे का वर्कशॉप किया जा सकता है, बिकॉज ये जो है ना डिस्काउंटिंग रेट, प्लीज रिमेंबर ये खाली दो वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर है. पूरे दुनिया में फाइनेंस के जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, ऑल दोज डिसीजंस डजंट रियली मैटर. फॉरेक्स की बात करो, इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करो, ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करो, रिस्क मैनेजमेंट की बात करो, फॉरेक्स मैनेजमेंट की बात करो, डजंट रियली मैटर. एनी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट की बात करो, डेट में इन्वेस्ट की बात करो, कॉस्ट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, छोटा सा बोलूंगा. डिस्काउंटिंग रेट कौन सी यूज करनी चाहिए आपके लिए? आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, that should be your rate of discounting. Are you with me? Yeah, does it answer your question as well? So, and remember, interestingly, हम जितने लोग बैठे हैं ये रूम में, हम सबकी डिस्काउंटिंग रेट अलग अलग हो सकती है और होगी. हम सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग अलग हो सकती है और होगी. सो जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं, सो द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग दैट यू हैव टू यूज इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यानी कि आपके जो फंड्स हैं उनकी एवरेज कॉस्ट क्या है, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग. अलग अलग वैल्यूएशंस है. हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स. देखो बहुत बढ़िया सवाल. क्यों? देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. व्हाई इज द शेयर मार्केट वर्किंग? If the value of all the scripts were to be same for everyone, then there would not be any buying or selling happening. The buying and selling happening is because there are different people, and those different people have got different perceptions about the values of those companies, and that is why share market, commodity market, action market, सारे markets में is because of the cost of capital is always different. Perception of the value. What is perception? And second is your actual cost of capital. Yeah. So you have a question? Suppose we are discounting the cash flow of next 10 to 15 years and we are taking the cost of capital as on today. Yes. That may not be the true picture. One second, please give me a big round of applause. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. अरे यार ताली तो बजाओ कम से कम. देखो हम लोग है ना कॉर्पोरेट के लोग हैं, कॉर्पोरेट में ना, और आपको मालूम है ना कॉर्पोरेट लोगों का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द रिसोर्सेज, नॉट इवन ऑप्टिमाइज. आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑप्टिमाइजेशन, आई विल टॉक मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और जब मैं आपको बोलता हूँ ताली बजाओ, और अगर आप ऐसे करके ताली बजाओ, तो ये ऑप्टिमाइजेशन है कि मैक्सिमाइजेशन है कि सब ऑप्टिमाइजेशन है? ये सब ऑप्टिमाइजेशन है. तो ताली कैसे बजानी है मैं आपको बताता हूँ, और फिर हम सब साथ में मिलकर बजाएंगे. अच्छा मैं आपको बताऊँ बाय द वे, ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं. ताली बजाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप किसी के लिए दिल से ताली बजाते हो ना, तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ती है. यस और नो? सबसे बड़ा फायदा ये है कि नंबर 2, जब आप दिल से ताली बजाते हो ना और तरीके से बजाते हो, तो याद रखिए
कि कुर्सी में बैठे बैठे भी आपकी तबीयत सुधरती है। और क्यों सुधरती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि ताली कैसे बजानी चाहिए। तो क्या करिए, ये जो 4 उंगलियां हैं ना, इनको जोड़िए और थंब को अलग रखिए एंड जस्ट वॉच मी। पहले देख लो मुझे, देखा आपने आवाज आ रही कैसे आ रही है? यहाँ कैन यू हियर दी रिसोनेटिंग साउंड? कैन यू रिमेंबर? तो जब आप इस तरह से ताली बजाते हैं और वो जो रिसोनेशन होता है वो वही होता है जब आप मंदिर में घंटा बजाते हैं। और याद रखिए, मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं? जब आप मंदिर में घंटा बजाते हैं तो उसका पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो अगर आप सही तरीके से ताली बजाएंगे तो ये रूम का भी पूरा एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो आप क्या करेंगे, एक 30 सेकंड के लिए आप सब लोग मेरे साथ मिलकर ताली बजाएं। ऐसा भाई जी एक बार बता दूं मैं आपको, बाबा रामदेव कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, बाबा रामदेव कहते हैं कि जो लोग इस जन्म में 4 उंगलियों को जोड़ के और थंब को अलग रख के ऐसे ताली नहीं बजाते, ऐसे लोग अगले जन्म में 5 उंगलियों को खोल के ताली बजाते हैं। आपको रिस्क लेना है तो ले लेना। ओके, सो एवरीबॉडी विद मी, या जस्ट टेक योर हैंड्स अप एंड डू इट लाइक दिस। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। और जोर से, और जोर से, और जोर से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है, वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और कुछ फायदा हो या ना हो, एक बात पक्की है कि जब आप ऐसे ताली बजाते हो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। बाजू वाले को देख के चेक कर सकते हो कि ऐसा हो रहा है, खुद को नहीं देख सकते। तो ताली बजाने के क्या फायदे हैं? ताली बजाने का फायदा ये है कि हमारे जो हाथ है ना दोनों, ये दोनों हाथों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये दोनों हाथों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड, दीज पॉइंट्स दैट आई हैव इन माय हैंड एंड यू हैव इन योर हैंड्स, दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद माय ब्रेन, with my heart, with my lungs, with my kidney, with my pancreas, with my liver, with my shoulder, with my wrist, elbows, knees, waist, everything. So when you place, when you clap like this, so what happens? Acupressure is happening. So when you're pressing your hands like this, so you are getting acupressure, and because you are getting acupressure, every organ that you have inside your body and otherwise also, they all get exercised sitting in the chair where you are sitting, and that is how you feel more energetic and energized, right? तो इसलिए जितने लोगों ने शुरू से लेकर अब तक आंसर दिए या क्वेश्चन पूछे, प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करके। क्या है, बोलेंगे बहुत है पर टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी बोलता हूँ। लग्जमबर्ग में था और लग्जमबर्ग में आर्सेलरमित्तल में था, जिनके लिए मैंने 50 पूरी दुनिया में जाके जब प्रोग्राम दिए। पता नहीं कहाँ से लोगों को मालूम पड़ गया कि मैं योगा भी सिखाता हूँ, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर कैन यू प्लीज टेक अ योगा सेशन। तो मुझे तो इससे पैशन फॉर मी, बिकॉज आई डू इट एज अ पैशन, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। सो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने उनके इंटरनेट में अनाउंस किया एंड विद इन 3 सेकेंड्स 64 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि हमको योगा का सेशन अटेंड करना है। 30 लोगों की जगह 64 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन हम सबको अकोमोडेट किया। उस प्रोग्राम में मैं लोगों को ये बताता था कि ताली इस तरह से बजानी चाहिए, और ऐसे जब ताली बजा के मैं जब प्रोग्राम खत्म करता था तो 2-3 मिनट ताली बजवाता था इस तरह से, और प्रोग्राम खत्म कर देते। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट to Luxembourg for delivering the program once again, a lady came to me and she told me, sir, I want to thank you profusely. मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोले sir, you don't know, my husband was passing through severe depression. दुनिया में जो भी इलाज हो सकता था हमने कर लिया, लेकिन he was just not able to get cured of that actually. You have mentioned कि इस तरह से ताली बजाओ दुनिया की सारी बीमारियां निकल जाती हैं, और ये फैक्ट है। आप इस तरह से ताली बजाओ आपकी दुनिया की आपकी सारी बीमारियां निकल जाएंगी। आपने बस कहा, तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि अगर और कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम एक काम करो, सुबह शाम बैठ के इसे ताली बजाओ। And my husband took it seriously and he did it for 2-3 weeks continuously, and she told me that he is now completely out of depression. And remember, जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं खुद रोजाना सुबह 15-16 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ, एंड बिलीव मी द रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग।
तो कंपनी की वैल्यूएशन तो बढ़ानी है, साथ साथ बराबर, isn't it? और कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई और अपनी वैल्यूएशन नहीं बढ़ी तो फिर राकेश झुनझुनवाला होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट? वो भी बेचारा बोल के गया कि मैंने वो जो मैंने कमाया वो मुझे नहीं कमाना चाहिए था, पर जो मुझे कमाना चाहिए था वो मैंने नहीं कमाया, right? And that is what is, so valuation is not only important for the business, but valuation is also important for our own life. So this is all that I thought I would share with you, and quickly just to give you some idea, these are the programs that I have delivered all over the world, and these are the places where I have delivered these programs. These are some of the locations where I delivered these programs, and not only I do practice and I do training, but I am also a cyclist and I have done cycling in Europe. We've been to Pandharpur and we've been to Goa and so many places. And I am also a marathon runner. Remember, business का वैल्यू बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ और अपना वैल्यू पहले बढ़ाना है. देखिए, याद है कि अपना वैल्यू पहले बढ़ाइए. क्यों अपना वैल्यू बढ़ाइए? क्योंकि एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट में एयर होस्टेस बोलती है कि बच्चे का मास्क लगाने से पहले करें. तो बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ाने से पहले अपनी वैल्यूएशन बढ़ा लीजिए. मान के चलिए कि आपके बिजनेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने ही वाली है. I authored 2 books, Finance for Value Creation and You Are a Award Winner. Both these books are available on Flipkart as well as Amazon and many other portals. So in case any one of you would like to take it, you can of course take it. I would share this presentation with Srivastava sir, and I'm sure he would be able to possibly every one of you also like it. I have a YouTube channel, and on my YouTube channel there are 1700 videos covering various aspects of business, valuation, insolvency, risk management, leadership, work-life balance, you name it, and you will have it out there. So do subscribe to my YouTube channel, because anything that you want to know about finance, see, for me, it's a mission. It's a mission to spread the knowledge of finance far and wide. For me, it's a mission to spread the knowledge of work-life balance far and wide, and that is how I have written both these books, Finance for Value Creation and You Are a Award Winner. And whatever programs that I deliver, they are always available on my YouTube channel. So you will have a lot of stuff out there. So this is all, and then how do we collaborate? We can collaborate in many ways. So I would share this with you. These are some of my standard programs: Finance for Non-Finance, Finance for Value Creation, and this is the program that I was talking about, which I have of 50 hours on valuation. So in case DCCIA would like this program to be done, it can, for all the members put together, can be organized. I also have a program which is on NDS. There are 39 accounting standards that we have, so a series of them. I do advise companies and help companies in getting listed on the SMA platform of NSE or BSE, and I would very strongly recommend to all the SME owners here that this is one option that you must really go for, because आप 25-30 साल से मेहनत करते हो, मेहनत करके कंपनी को खड़ा करते हो, और वो जो आपकी वैल्यू है ना वो कंपनी में लॉक ही रहती है. It's only when you go for the listing that you unlock that wealth that you have created, that you worked for decades altogether. So I did help a company called Digicore Studios, and this company issue was oversubscribed to 43 times. Issue price was 171, and today it is quoting at 324 rupees. And this was just listed on 4th October of this month. So with this, I would like to thank Srivastava sir, Sinha sir, and Vishwajit, and I'm also happy to have the company of sir and everyone. Thank you so much. Have a wonderful day. Such a pleasure to meet you, and hope to see you soon again sometime. Thank you so much. Thank you.